राम राम, जय श्री श्याम, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। साथियों, आज मैं महिपाल सिंह खोकर आप लोगों के साथ सीकर जिले की अति महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करने जा रहा हूं। आशा करता हूं आप भी मेरे साथ इस वीडियो का आनंद उठाएंगे, लुत्फ उठाएंगे। सबसे पहले हम सीकर के इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो सीकर के प्राचीन नाम वीरभान का वास। वीरभान का वास, श्रीकर, शिवकर, नैराती, वीरभान जी नामक सीकरिया गोत्र के जाट ने वीरभान का वास नामक गांव की स्थापना की। तो क्या हुआ, वीरभान जी के नाम पर इसका प्राचीन नाम क्या पड़ा, वीरभान का वास। और इस क्षेत्र में सीकरिया गोत्र के जाट अधिक होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, श्रीकर। एक राव राजा तिरमल थे और उन्होंने अहमदाबाद के युद्ध में अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया, जबरदस्त तरीके से अपना युद्ध कौशल दिखाया, जिससे प्रभावित होकर, जिससे प्रसन्न होकर मुगल बादशाह अकबर ने नागौर व कांसली ठिकाने किसको सौंप दिए, राव तिरमल को सौंप दिए और उन्हें राव राजा की उपाधि प्रदान की। तो सीकर के शासक अपने नाम के पीछे क्या लगाते हैं, राव राजा, और यह उपाधि इनको किसने दी, अकबर ने। तो राव राजा तिरमल कि वंश परंपरा, अरे भाई वंश परंपरा का मतलब यह है कि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी वगैरह में अपनी जमीन को बांटेंगे, फिर मेरे पिताजी वगैरह हम में उस जमीन को बांटेंगे, हम अपने बेटों में उस जमीन को बांटेंगे। तो ऐसे क्या हुआ, नागौर और कांसली में जो राव तिरमल जी थे, इनके बेटे पोते, उनमें वो बढ़ती चली गई। तो दूजौर ठिकाने का शासक कौन था, जसवंत सिंह जी। राव तिरमल की वंश परंपरा का दूजौर ठिकाने का शासक जसवंत सिंह। इसकी हत्या किसने करवा दी, खंडेला के शासक बहादुर सिंह ने। कैसे करवाई, साजिश पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक और धोखे से। तो क्या हुआ, दूजौद के शासक जसवंत सिंह की हत्या खंडेला के शासक बहादुर सिंह जी ने षड्यंत्र पूर्वक करवा दी। अब इससे क्या परिणाम हुए, दोनों ठिकानों के अंदर आपस में तलवारें खिंच गई, बैर हो गया। अब इस बैर को दूर करने के लिए खंडेला के शासक बहादुर सिंह जी ने जसवंत सिंह जी के पुत्र राव दौलत सिंह जी, जसवंत सिंह जी के पुत्र राव दौलत सिंह जी, राव दौलत सिंह जी, इनको क्या कर दिया, ये वीरभान का वास जागीर उपहार में दे दी कि भाई हम दो आपस में बैर नहीं रखेंगे, हम आपस में सद्भाव से रहेंगे, गलती हो गई उसके लिए क्षमा। और उन्होंने क्या किया, वीरभान का वास नामक जागीर किसको, राव दौलत सिंह जी को उपहार में दे दी। अब राव दौलत सिंह जी ने इसका क्या किया, यहां पर एक किले की नींव रखी और उस किले का नाम क्या रखा, सीकर किला। तो सीकर किले की नींव किसने रखी, राव दौलत सिंह ने। इसलिए सीकर का संस्थापक किसको माना जाएगा, राव दौलत सिंह को। कब रखी, 1687 ईस्वी में। अच्छा, विक्रम संवत 1744 विक्रम संवत। तो दोस्तों, सीकर के किले की नींव राव दौलत सिंह जी ने 1687 ईस्वी या 1744 विक्रम संवत में रखी, इसीलिए ये सीकर के संस्थापक कहलाए। फिर इनके पुत्र हुए राव शिव सिंह जी, राव शिव सिंह जी। इन्होंने भी सीकर में काफी काम करवाए। राव शिव सिंह जी ने भी इस सीकर के किले की 4 दीवारी का निर्माण करवाया, सीकर के किले के परकोटे का निर्माण करवाया। इसीलिए सीकर का एक प्राचीन नाम शिवकर भी है। सीकर का एक प्राचीन नाम शिवकर किसके नाम पर पड़ा, राव शिव सिंह जी के नाम पर पड़ा। इन्होंने सीकर के किले की 4 दीवारी का निर्माण करवाया और सीकर में अन्य कई काम करवाए, राव शिव सिंह जी। इसके बाद एक शासक आते हैं राव माधो सिंह जी, राव माधो सिंह जी। सीकर के पास में, सीकर से भी पुराना एक ठिकाना था, कांसली ठिकाना। इस कांसली ठिकाने के
शासकों के पास संत से प्राप्त एक गणेश जी की मूर्ति थी और इस गणेश जी की मूर्ति के कारण सीकर के शासक कभी भी कांसली को नहीं जीत पाए, अधिक शक्तिशाली होने के बावजूद। तो इन माधो सिंह जी ने सोचा यार चक्कर क्या है। तो जब भाई चक्कर का मालूम लगवाया अपने गुप्तचरों से तो पता चला कि चक्कर गणेश जी का है। तो इन्होंने अपने एक गुप्तचर को साधु के वेश में कहां भेजा, कांसली के शासक के पास, और धोखे से वो मूर्ति गणेश जी की मूर्ति क्या कर ली, हड़प ली, और उसके बाद कांसली पर आक्रमण किया और कांसली को जीत लिया। और बाद में गणेश जी के मंदिर का निर्माण कहां करवाया, सीकर के किले में करवाया। किसने, राव माधो सिंह जी ने। अब ये वीर भान का वास और ये कांसली जब आपस में जुड़े तो जो अपना सीकर है ये वर्तमान स्वरूप में आ पाया। तो क्या आधुनिक सीकर का निर्माता किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा राव माधो सिंह। कांसली गांव को किस शासक ने जीता, तो राव माधो सिंह। अब दोस्तों जब मैं इस टॉपिक की तैयारी कर रहा था तो मेरे सामने कई प्रकार की समस्याएं थी, कई प्रकार के प्रश्न थे। कुछ पुस्तकों में दे रखा है कि सीकर के संस्थापक दौलत सिंह जी, कुछ में शिव सिंह जी, कुछ में माधो सिंह जी। तो मैं आपके सामने इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, आप भ्रमित न हो। अगर प्रश्न आ जाए सीकर का संस्थापक कौन था, उत्तर आएगा राव दौलत सिंह जी। अगर प्रश्न आ जाए सीकर का आधुनिक निर्माता कौन था, तो उत्तर आएगा राव माधो सिंह जी। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए सीकर का संस्थापक कौन था और ऑप्शन में राव दौलत सिंह जी नहीं हो, तो उत्तर आएगा राव शिव सिंह जी। सीकर के किले की नींव किसने रखी, मुरली मनोहर जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, उत्तर आएगा राव दौलत सिंह जी। सीकर के किले की 4 दीवारी का निर्माण या परकोटे का निर्माण किसने करवाया, तो आपका उत्तर आएगा शिव सिंह जी। और कांसली गांव को जीतकर सीकर को आधुनिक स्वरूप किसने प्रदान किया, तो उत्तर आएगा राव माधो सिंह जी। लेकिन दोस्तों यहां एक प्रश्न और कंपटीशन में पूछा जाता है, आजकल राजस्थान की तीसरी शिक्षा नगरी के रूप में किसको जाना जाता है, सीकर को। राजस्थान की तीसरी शिक्षा नगरी के रूप में किसको जाना जाता है, सीकर को। तो दोस्तों आईआईटी के छात्रों के लिए कोटा किसी वरदान से कम नहीं था, परंतु सीकर में सीएलसी के संस्थापक डॉक्टर श्रवणजीत, इंजीनियर श्रवण चौधरी, परंतु सीकर में सीएलसी के संस्थापक इंजीनियर श्रवण चौधरी जी के द्वारा आईआईटी छात्रों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जो आज एक विराट स्वरूप ले चुका है। तो प्रश्न आ जाए कि सीकर को शिक्षा नगरी के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, तो आपका उत्तर होगा श्रवण जी चौधरी। श्रवण जी चौधरी कौन सी संस्था के संस्थापक हैं, सीएलसी। तो यहां से 4 प्रश्न, सीकर के संस्थापक राव दौलत सिंह, सीकर के किले की 4 दीवारी का निर्माण राव शिव सिंह, आधुनिक सीकर का निर्माता राव माधो सिंह, और सीकर को शिक्षा नगरी के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, तो आपका उत्तर होगा श्रवण जी चौधरी। सीकर में आईआईटी छात्रों की तैयारी के लिए पहला संस्थान कौन सा था, तो भी आपका उत्तर होगा सीएलसी। सीकर का एक अन्य उपनाम भी है, शेखावाटी की हृदय स्थली। शेखावाटी की हृदय स्थली। अब दोस्तों शेखावाटी क्या है, सीकर, चूरू और झुंझुनू, इन 3 जिलों के आसपास का क्षेत्र मिलकर क्या कहलाता है, शेखावाटी। तो शेखावाटी की हृदय स्थली किसे कहा जाता है, सीकर जिले को। जय श्री राम। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्राचीन नाम वीरभान का वास, उपनाम शेखावाटी की हृदय स्थली, स्थापना राव दौलत सिंह ने 1744 विक्रम संवत। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा यहां सीकर में तहसील की इतनी है। तो दोस्तों सीकर में 9 तहसील हैं। रामगढ़ सेठान नाम से एक नई तहसील और बन चुकी है। पहले 8 तहसीलें थी, वर्तमान में कितनी तहसील है, 9। तो आप एक बार देख लें, नीम का थाना,
खंडेला, श्री माधोपुर, दातारामगढ़, सीकर, धौद, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, रामगढ़, सेठान। पेपर में क्वेश्चन आ जाए सीकर में तहसीलों की संख्या कितनी है, आपका उत्तर होगा 9 और सबसे नई तहसील रामगढ़, सेठान। वैसे इससे ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। एक आ जाए कि सीकर का आकार, तो देखो दोस्तों अर्धचंद्राकार, जैसे तो आधा चांद निकला हो। तो क्या सीकर जिले का आकार किसके समान है, तो अर्धचंद्र या प्याले या कटोरे के समान। राजस्थान के किस जिले का आकार अर्धचंद्र, कटोरे या प्याले के समान है, तो आपका उत्तर होगा सीकर जिला। इसके बाद यहीं से एक प्रश्न और आता है, सीकर जिले की सीमा कितने जिलों को स्पर्श करती है, चूरू, नागौर, जयपुर और झुंझुनू। सीकर जिले की सीमा राजस्थान के 4 जिलों को स्पर्श करती है, चूरू, नागौर, जयपुर, झुंझुनू, और एक राज्य हरियाणा के साथ लगती है। सीकर जिले की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, एक राज्य, कौन सा, हरियाणा। सीकर जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है, 4 जिलों से लगती है, कौन कौन से, जयपुर, नागौर, चूरू और झुंझुनू। इसके बाद हम बात करते हैं सीकर की विधानसभाओं की। तो राजस्थान में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, 200। राजस्थान में कुल कितने विधानसभा सदस्य हैं, कितने विधायक हैं, कितने एमएलए हैं, कितने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, तो आपका उत्तर होगा 200। उन 200 में से 8 विधानसभा सदस्य कहां से चुने जाते हैं, सीकर जिले से। तो सीकर जिले में अभी मैंने आपको 9 तहसील बताई थी, इनमें से रामगढ़, सेठान को छोड़कर अन्य सभी तहसीलें क्या हैं, विधानसभा क्षेत्र भी हैं। एक रामगढ़, सेठान नाम से जो तहसील है वो विधानसभा क्षेत्र नहीं है। बाकी जो 8 तहसीलें हैं वो 8 की 8 क्या हैं, राजस्थान के सीकर जिले के विधानसभा क्षेत्र हैं। तो सीकर जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, 8। और पंचायत समिति कितनी है सीकर जिले में, 13। दोस्तों ध्यान रखना, पहले सीकर जिले में पंचायत समितियों की संख्या थी 9 और वर्तमान में है 13। थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना। लोकसभा क्षेत्र, तो सीकर जिला सीकर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान से कितने लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं, 25। राजस्थान से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं, 10। और राजस्थान से कितने संसद सदस्य चुने जाते हैं, तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों जुड़ेंगे तो 35। दोबारा देख लेना, राजस्थान से कितने लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं, 25। राजस्थान से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं, 10। और राजस्थान से कितने सांसद, एमपी या संसद सदस्य चुने जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा 35। इसके बाद आपका सीकर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है, जयपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। राजस्थान में जिलों की संख्या 33 है और राजस्थान में संभागों की संख्या 7 है। हमारा सीकर जिला कौन से संभाग में आता है, तो जयपुर संभाग में। और अगर आपको जयपुर संभाग के जिले याद करने हो तो उसकी ट्रिक है जदसी अर्जुन। जदसी अर्जुन, आपसे कोई पूछ ले कि जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो आप ये ट्रिक याद रखना, जदसी अर्जुन। जयपुर, जयपुर, द दौसा, सी फॉर सीकर, अल फॉर अलवर, जू फॉर झुंझुनू। तो क्या, जैसे जयपुर, द से दौसा, सी से सीकर, अल से अलवर और जू से झुंझुनू। जयपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, राजस्थान के 5 जिले, जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू, जदसी अर्जुन। सीकर का क्षेत्रफल 7,742 वर्ग किलोमीटर।
सिख क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? शेखावाटी भाषा। परिवहन, अगर आपको सीकर में कोई साधन लेना हो तो उसकी वाहन पंजीकरण संख्या क्या होगी? RJ23। यदि किसी साधन पर RJ23 लिखा हुआ हो तो आप समझ जाएंगे कि इसका पंजीकरण कौन से जिले में हुआ है? सीकर जिले में। सीकर जिले से 2 NH, एक तो NH 52 और एक NH 65 गुजरती है। NH 52 का पुराना नाम है NH 11। पेपर में क्वेश्चन आ जाए राजस्थान के सीकर जिले से होकर कितने NH गुजरते हैं, तो 2 नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग या NH सीकर जिले से गुजरते हैं। एक NH 52 जिसे पहले NH 11 के नाम से जाना जाता था और ये बीकानेर को आगरा से जोड़ता है। बीकानेर से आगरा तक कौन सी NH जाती है? NH 11 या NH 52, वर्तमान नाम NH 52। और NH 65 अंबाला से पाली तक जाती है, अंबाला से पाली तक जाती है। तो राजस्थान के सीकर जिले में 2 NH हैं। रेल परिवहन का यहाँ अच्छा खासा विकास हो चुका है, वायु परिवहन का विकास होना भी शेष है। इसके बाद प्रमुख झील रेवासा, कोचर, प्रीतमपुरी। सीकर में 3 प्रमुख झीलें हैं। रेवासा झील नमकीन या खारे पानी की झील, यहां से नमक प्राप्त किया जाता है। कोचर झील नमकीन या खारे पानी की झील, यहां से भी नमक प्राप्त किया जाता है। कांवट स्थित प्रीतमपुरी झील, तो यह क्या मीठे पानी की झील थी, पर वर्तमान में यह लगभग सूख चुकी है। फिर भी अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए प्रीतमपुरी झील किस जिले में स्थित है, तो आपका उत्तर होगा सीकर में। कोचर और रेवासा किस प्रकार के झील हैं? खारे पानी या नमकीन पानी के झील हैं। यह देखिए ये रेवासा झील, तो क्या होता है जब यह नमकीन पानी या खारा पानी सूख जाता है तो ऐसे क्यारियां बना ली जाती हैं और इन क्यारियों से फिर ये ऐसे ढेर बना लिए जाते हैं नमक के, और इनको पीस कर पैकेजिंग करके क्या कर दिया जाता है? मार्केट में लाया जाता है। नमक की थैलियां देखते हैं ना आप लोग। इसके बाद प्रमुख नदियां कांतली, मंथा, पावटा और कांवत। राजस्थान के सीकर जिले में जितनी भी नदियां हैं वो क्या है? अंतः प्रवाही नदियां, आंतरिक अपवा तंत्र वाली नदियां। सीकर जिले में किस प्रकार का अपवा तंत्र विकसित है? तो अंतः प्रवाह या आंतरिक प्रवाह विकसित है। अब आप सोच रहे होंगे ये अंतः प्रवाह क्या होता है? तो कोई नदी किसी समुद्र में ले जा, नदियां अपना जल ले जाकर कहां डालती हैं? समुद्र में डालती हैं। और समुद्र में ले जाने के बजाय अगर जमीन में ही समाप्त हो जाए तो क्या कहलाएगी? वो अंतः सलीला, अंतः प्रवाही या आंतरिक प्रवाह वाली नदी, जिसका उद्गम तो होता है परंतु जिसका अंत क्या होता है? जमीन में ही वो समा जाती है, किसी समुद्र में जाकर नहीं मिलती। तो राजस्थान के सीकर जिले में किस प्रकार की नदियों का विकास हुआ है या किस प्रकार के अपवा तंत्र का विकास हुआ है? आंतरिक अपवा तंत्र या अंतः प्रवाही नदियों का विकास। तो इनमें सबसे प्रमुख कौन सी है? ये कांतली। इस कांतली में आप एक चीज ध्यान दे लेना, राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी, तो आपका उत्तर होगा घग्गर नदी। अगर प्रश्न आ जाए राजस्थान में पूर्ण भाव की दृष्टि से, मतलब पूर्ण रूप से राजस्थान के अंदर बहने वाली हो, तो सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी, तो आपका उत्तर होगा कांतली। इस कांतली को जरा सा हम समझ लेते हैं। ये खंडेला की पहाड़ियां हैं, इन खंडेला की पहाड़ियों से कांतली नदी निकलती है, मतलब इसका उद्गम होता है। नीम का थाना में गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना में कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? कांतली नदी के किनारे। यहां से ये झुंझुनू में प्रवेश करती है और ये झुंझुनू और चीरू की ये जो बॉर्डर है, यहां इस बॉर्डर पे आके खत्म
हो जाती है। तो प्रश्न आ जाए, झुंझुनू को दो बराबर भागों में बांटने वाली नदी, आपका उत्तर होगा कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ियों से। खंडेला की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? कांतली नदी का उद्गम होता है। कांतली नदी किस प्रकार की नदी है? अंतः प्रवाही या अंतः सलीला है। राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाह वाली नदी घग्गर। राजस्थान में पूर्ण भाव की दृष्टि से अंतः प्रवाह वाली सबसे बड़ी नदी, तो आपका उत्तर होगा कांतली। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो आपका उत्तर होगा कांतली नदी के किनारे। और राजस्थान के किन जिलों में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती? बीकानेर और चूरू। राजस्थान के कौन से जिलों में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती? तो आप ध्यान देना, बीकानेर और चूरू। तो ये देखो, ये झुंझुनू और चूरू की सीमा पर जाकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, चूरू के अंदर नहीं जाती है। तो राजस्थान की कौन सी नदी झुंझुनू और चूरू सीमा पर जाकर समाप्त हो जाती है? उत्तर आएगा कांतली। झुंझुनू को बराबर भागों में बांटने वाली नदी कांतली। कांतली नदी किस जिले को दो बराबर भागों में बांटती है? तो आपका उत्तर होगा झुंझुनू। इसके बाद अन्य नदियों से कंपटीशन में इतने प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। खाटू श्याम जी नगर पालिका आपको पहले बताई जा चुकी है। फिर बात करते हैं सीकर के प्रमुख लोक नृत्यों की। इनमें से एक है गिंदड़। तो ये सीकर का ही नहीं, पूरे शेखावाटी क्षेत्र यानी सीकर, चूरू और झुंझुनू, पूरे शेखावाटी क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? गिंदड़ नृत्य। और सीकर के गिंदड़ चौक पर भी, चूरू और झुंझुनू में भी इसका क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। तो गिंदड़ नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। और ये गिंदड़ चौक पर किया जाता है। ये देखो, ये गिंदड़ नृत्य। जैसे अपन डांडिया खेलते हैं तो उसमें ऐसे दो दो छड़ियां हाथ में ले लेते हैं, ऐसे ही गिंदड़ नृत्य में भी ये देखो, ये छोटी छोटी ये दो दो छड़ियां हाथ में ले रखी हैं, और इनसे क्या होता है? इनको आपस में बजा के, और जैसे अपन डांडिया नृत्य करते हैं उसी के समान लगभग क्या होता है? आपका गिंदड़ नृत्य। और कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का। इस गिंदड़ के बाद दूसरा आपका आता है कच्ची घोड़ी। एक आप ध्यान रखना, गिंदड़ नृत्य होली के अवसर पर। गिंदड़ नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर। अब हम बात करते हैं कच्ची घोड़ी। शेखावाटी क्षेत्र का एक और प्रसिद्ध नृत्य है, कौन सा? कच्ची घोड़ी नृत्य। इस कच्ची घोड़ी नृत्य में आपको क्या होता है? आदमी ऐसा लगेगा घोड़ी पर बैठा हुआ है, जबकि वास्तव में वो घोड़ी पर बैठा हुआ नहीं होता। ये देखिए, आपको लग रहा है जैसे घोड़ी पर बैठा हुआ है, पर ये देखो नीचे आदमी के पांव है। क्या है? पांव। तो आपको इस नृत्य में आदमी क्या करता है? घोड़ी का स्वांग बना लेता है, और ऐसे लगता है जैसे वो घोड़ी पर सवार है, और फिर क्या करता है? नृत्य करता है, विभिन्न प्रकार की मुद्राएं करता है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य भी कहां का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का। इसके बाद आपका आता है चंग नृत्य। तो चंग नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। चंग एक वाद्य यंत्र आता है जिसको बजाते हुए शेखावाटी क्षेत्र के लोग, सीकर क्षेत्र के लोग क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। कब? होली के अवसर पर। होलीड़ा में उड़े रे गुलाल के रंग बरसे। तो क्या ऐसे फाग गाते हुए, गीत गाते हुए क्या करते हैं? शेखावाटी क्षेत्र के लोग, सीकर क्षेत्र के लोग चंग की थाप पर नृत्य करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? चंग नृत्य। और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? चंग वाद्य यंत्र। प्रमुख खनिज। तो दोस्तों, अगर मेरे से कोई पूछे कि आज की तारीख में सीकर जिले से कंपटीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो सीकर जिले में हाल ही में यूरेनियम के भंडार प्राप्त हुए हैं। यूरेनियम के भंडार कहां पर प्राप्त हुए हैं? खंडेला की पहाड़ियों में। एक दो गांव है, एक तो रॉयल गांव, रॉयल की पहाड़ियां, और एक सुहागपुरा गांव। रॉयल व सुहागपुरा गांव की पहाड़ियों में क्या प्राप्त हुए हैं? यूरेनियम के भंडार। और यूरेनियम किस काम में आती है? परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जिस ईंधन की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? यूरेनियम। राजस्थान के किस स्थल से यूरेनियम प्राप्ति के साक्ष्य मिले हैं, या यूरेनियम के लिए मतलब यूरेनियम प्राप्ति के लिए कार्य शुरू किए जा चुके हैं? तो याद रखना आप, खंडेला की रॉयल व सुहागपुरा पहाड़ियों से यूरेनियम के अकूत भंडार मिले हैं। लगभग 10,000 टन यूरेनियम मिलने की संभावना है। दूसरा यहां का एक प्रमुख, यहां से आप ध्यान रखना, पूरे भारत में कहीं भी पोटास का उत्पादन नहीं होता।
जितना 100% जितनी भी हमें पोटास चाहिए वो सारी कहां से आयात करनी पड़ती है, विदेशों से आयात करनी पड़ती है। भारत में पोटास के प्रथम भंडार कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आप ये ध्यान रखना, नागौर व बीकानेर। भारत में पोटास के भंडार कहां से प्राप्त हुए हैं, तो केवल राजस्थान में प्राप्त हुए हैं, और कहां से, नागौर और बीकानेर जिले में पोटास के भंडार मिलने की संभावना है, और वो भी विश्व के सबसे बड़े भंडार मिलने की संभावना है। कहां, नागौर और बीकानेर जिले में। थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक भूकिया, आनंदपुर भूकिया नाम से गांव है बांसवाड़ा में, और यहां पर सोने के भंडार, सोने की खान मिलने की संभावना है। कहां पर, भूकिया कहां है, बांसवाड़ा में। और एक डेगोचा गांव है उदयपुर का, डेगोचा, तो इस डेगोचा गांव में भी क्या, सोना मिलने की संभावना है। अभी मैंने आपको कहा कि मुझे सीकर जिले का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या लगता है, या आज की तारीख में कोई मुझे कहे कि कौन सा क्वेश्चन आने वाले समय में कंपटीशन में देखने को मिल सकता है, तो यूरेनियम के भंडार कहां से प्राप्त हुए, या यूरेनियम खनन का कार्य राजस्थान में कहां पर शुरू हुआ, तो खंडेला की पहाड़ियों में, रोयल व सुहागपुरा। ये सारे प्रश्न कंपटीशन में आने वाले हैं। इसके बाद एक है तांबे के भंडार, तो तांबा, सीकर में रघुनाथपुरा गांव में तांबा मिलने की संभावना है। रघुनाथपुरा का संबंध किस खनिज से है, तो तांबे से। और एक है पाइराइट, पाइराइट, इसे मूर्खों का सोना भी कहते हैं। तो ये पाइराइट कहां पर प्राप्त होता है, सीकर में सलेदीपुरा, सलेदीपुरा। यह देखिए पाइराइट, आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे क्या हो, सोना, तो इसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। किसको, पाइराइट को। तो ये सीकर में खनिज के भंडार मिले हैं। आगे वनस्पति, तो राजस्थान सीकर जिले में खेजड़ी, बबूल, नीम, पीपल, आम, कैर, अल्डू, होहोबा, आंवला, अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें से सबसे प्रमुख है खेजड़ी। इसको 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। संस्कृत भाषा में खेजड़ी को सम्मी वृक्ष कहा जाता है। हरियाणवी और पंजाबी भाषा में इसे जाटी कहा जाता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। तो आ जाए, खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया, 1983। खेजड़ी को संस्कृत में सम्मी वृक्ष, हरियाणवी और पंजाबी में जाटी। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया। और दोस्तों इसे मरुस्थल का कल्प वृक्ष, मरु का कल्प वृक्ष या रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। अब कल्प वृक्ष क्या होता है, यह एक बहुउपयोगी पौधा होता है। तो इसी प्रकार रेगिस्तानी इलाकों में क्या है, खेजड़ी भी एक बहुउपयोगी पौधा है। आपको धूप लगे, इसकी छाया में आराम कर लो। आपको भूख लगे, इसके ये फल है सांगरी, खाकर पेट भर लो। आपके पशु भूखे हों तो इसकी ये टहनियां छांगो और नीचे डाल दो, पशु इनको चर के अपना पेट भर लेंगे। आपको रोटी बनानी है, उसके लिए ईंधन चाहिए, तो खेजड़ी की लकड़ियां काटो, गट्ठर बनाओ और क्या करो, सूखी लकड़ियों को चूल्हे में आराम से जलाओ। आपको सोने के लिए बेड चाहिए, तो आराम से खेजड़ी के सूखे पेड़ को, भाई हरे पेड़ को मत काटना, सूखे पेड़ को क्या काटो और इसकी चिराई करवा के क्या कर लो, फर्नीचर प्राप्त कर लो। तो ये क्या है, रेगिस्तानी इलाकों में एक बहुउपयोगी पौधा है। कौन, खेजड़ी। इसीलिए खेजड़ी को मरुस्थल का कल्प वृक्ष या रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। और एक चीज आप ध्यान दे लेना, कभी भी गोगा जी का थान, गोगा जी का थान कौन से पेड़ के नीचे होगा, खेजड़ी के पेड़ के नीचे। पेपर में प्रश्न आ जाए, खेजड़ी के फल को क्या कहते हैं, सांगरी। खेजड़ी की पत्तियों को क्या कहते हैं, लूम। और खेजड़ी के जो ये फल है सांगरी, ये सूखने के बाद क्या कहलाता है, तो खोका। सूखने के बाद खोका, अरे खोकर वाला खोका यार, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं
होहोबा। तो दोस्तों होहोबा इसका दूसरा नाम है जोजोबा। यह एक मैक्सिकन पौधा है। होहोबा या जोजोबा पौधा कहां से लाया गया है? मैक्सिको देश से। मैक्सिको देश किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अब इसको राजस्थान में क्यों लाया गया, सीकर में क्यों लाया गया? तो इस पेड़ को विकसित होने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। यह शुष्क क्षेत्रों में आसानी से पनप सकता है। तो जोजोबा या होहोबा कैसी वनस्पति है? शुष्क वनस्पति। इसको तैयार होने के लिए कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब ये काम में क्या आता है? तो सौंदर्य प्रसाधन बनाने और चिपकाने वाली सामग्री बनाने में ये काम आता है। अपने जो क्रीम वगैरह आती है ना, गोरा होने के लिए अपन लगाते हैं, उन क्रीमों में कौन सा तेल काम में लिया जाता है? होहोबा या जोजोबा का तेल काम में लिया जाता है। ये होहोबा या जोजोबा के बीज होते हैं और इनसे लगभग 50% तेल निकलता है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख फसलों की, सीकर की प्रमुख फसलों की। तो गेहूं और जौ तो यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसके बाद मेथी। अगर आ जाए राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से मेथी सर्वाधिक किस क्षेत्र में बोई जाती है? तो आपका उत्तर आएगा सीकर जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सीकर सबसे आगे है, लेकिन उत्पादन या पैदावार की दृष्टि से पहले नंबर पर कौन है? भाई मेथी सबसे ज्यादा कहां की जमीन पर बोई जाती है? कौन से राज्य जिले के क्षेत्रफल में बोई जाती है? सीकर। और मेथी का उत्पादन राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो आपका उत्तर आएगा चित्तौड़। उत्पादन या पैदावार में तो चित्तौड़ प्रथम है और क्षेत्रफल में सीकर प्रथम है। किसमें? मेथी में। मशरूम में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, फाइबर, प्रोटीन आदि पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं दोस्तों? शरीर के लिए लाभदायक, आपकी याददाश्त को बढ़ाएंगे, आपकी मांसपेशियों में सक्रियता को बढ़ाएंगे, आपको थकान कम होगी, आपकी उम्र को, बढ़ती उम्र के प्रभावों को कम करेंगे और यौन शक्ति को बढ़ाएंगे। कौन? मशरूम। अच्छा, इस मशरूम में अगर आपको कोई पूछ ले ये क्या है, तो ये एक कवक या फंगस है। कवक या फंगस मोस्टली स्थानीय भाषा में अपन यूज करते हैं कुक्कुरमुत्ता। ये है मशरूम। तो मशरूम क्या है? एक कवक या फंगस है और इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन, विटामिन, आपका एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर आदि। किस काम में आती है? याददाश्त बढ़ाने, बढ़ती उम्र के प्रभावों को रोकने, मांसपेशियों की सक्रियता बढ़ाने और यौन शक्ति को बढ़ाने में काम में आती है। और सीकर जिले के मोटाराम शर्मा नाम से किसान है, मोटाराम जी शर्मा। और मोटाराम जी शर्मा ने क्या किया था दोस्तों? अपन कहते हैं ना कि आसमान में सुराख नहीं होता, आसमान में भी सुराख होता है अगर हम एक भी पत्थर तबीयत से उछालें तो। मोटाराम जी शर्मा ने ये कर दिखाया। इनके पास ऐसा बताते हैं कि जमीन नहीं थी। अगर मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। इनके पास जमीन नहीं थी, इन्होंने अपने मकान में ही मशरूम की खेती की और वर्तमान में ऐसा बताते हैं कि उसी मशरूम की खेती के बल पर इन्होंने आज 50 लाख रुपए की मशरूम प्रतिवर्ष पैदा करते हैं और इन्होंने अपना एक अच्छा खासा रुतबा हासिल कर लिया है। तो मोटाराम जी शर्मा को मशरूम किंग कहा जाता है। राजस्थान का मशरूम किंग किसे कहा जाता है? मोटाराम जी शर्मा। मशरूम क्या है? कवक या फंगस। और मशरूम का एक नाम क्या है? कुक्कुरमुत्ता भी कहते हैं, पर कुक्कुरमुत्ता और मशरूम थोड़ा अलग होते हैं, ध्यान रखना आप। इसके बाद हम बात करते हैं चौड़ा। तो देखो चौड़ा ये मूंग और मोट की तरह एक दाल है और चौड़ा के उत्पादन में राजस्थान में प्रथम नंबर पर कौन है? सीकर। क्या? चौड़ा उत्पादन में राजस्थान में पहले नंबर पर कौन है? सीकर। एक आप ध्यान रखना, ये प्याज के उत्पादन में सीकर का रसीदपुरा गांव। अगर आ जाए सीकर का रसीदपुरा गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्याज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तारामीरा भी क्या है? एक शुष्क क्षेत्र में पैदा होने वाली फसल और इससे भी क्या निकाला जाता है? तेल निकाला जाता है। प्रमुख पशु संपदा भेड़। शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ को चोकला या छापर या भारतीय मेरिनो कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में जो भेड़ पाई जाती है उनको चोकला
या छापर या भारतीय मेरिनो कहा जाता है। मेरिनो भेड़ की एक नस्ल है जो कहां पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। मेरिनो नस्ल की भेड़ें कहां पाई जाती हैं? ऑस्ट्रेलिया में। और इनसे जो ऊन प्राप्त होती है वो सर्वश्रेष्ठ किस्म की ऊन होती है। और राजस्थान में किस स्थान पर चौकला या छापर भेड़ें पाई जाती हैं? तो शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती हैं। और इनसे जो ऊन प्राप्त होती है वो उत्तम क्वालिटी की होती है और उससे कालीन आदि बनाए जाते हैं। ये देख लीजिए आप आराम से, ये कौन सी भेड़ है? चौकला भेड़। आपने देखा, देखो इसका मुंह भूरा, लाल और काला सा है, इस कारण से इसको राता मुंडा भी कहा जाता है। राता मुंडा के नाम से किस भेड़ को जाना जाता है? तो आप ध्यान रखना, चौकला या छापर भेड़ को राता मुंडा के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मुंह देखो आप, हल्का भूरा, लाल और काला है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है? राता मुंडा। इससे जो ऊन प्राप्त होती है वो उत्तम क्वालिटी की होती है। इसके बाद हम बात करते हैं शेखावाटी बकरी। तो राजस्थान में एक काजरी अनुसंधान केंद्र है। काजरी कहां पर है भाई? जोधपुर में। काजरी कहां है? जोधपुर में। आपको काजरी का पूरा नाम बता देते हैं, CAZRI। सी यानी सेंट्रल, केंद्रीय। ए यानी एरिड, एरिड का मतलब होता है शुष्क, केंद्रीय शुष्क। जेड यानी जॉन। आर यानी रिसर्च और आई यानी इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। काजरी का पूरा नाम अंग्रेजी में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट और हिंदी में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। इस काजरी नामक संस्था ने एक बकरी की किस्म विकसित की, बकरी की एक जिसको कहते हैं अपने नस्ल विकसित की, जो बिना सींगों वाली थी। और ये बिना सींगों वाली बकरी कहां पाई जाती है? शेखावाटी में। और कौन सी संस्था ने इसको विकसित किया? तो काजरी नामक संस्था ने। काजरी नामक संस्था कहां पर है? जोधपुर में। तो शेखावाटी बकरी की विशेषता क्या होती है? ये बिना सींग की होती है। देखो, बिना सींग की बकरियां होती हैं ये। और इनका जो सबसे बड़ा फार्म हाउस है वो है बल्लेखंड। तो आ जाए, राजस्थान का बल्लेखंड नामक गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बकरी पालन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा गांव? बल्लेखंड गांव। और शेखावाटी बकरी की विशेषता क्या होती है? ये बिना सींग वाली होती है, इसके सींग नहीं होते। इसके बाद ईमू पालन। सीकर में एक गांव है किरडोली गांव, और इस किरडोली गांव में ईमू, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक पक्षी है ईमू, जो उड़ नहीं सकता और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी, तो आपका उत्तर आएगा ईमू। ईमू नामक पक्षी का मूल स्थान ऑस्ट्रेलिया, और यह क्या उड़ नहीं सकता। तो ईमू पालन के लिए सीकर का किरडोली गांव प्रसिद्ध है। अगर किरडोली आ जाए तो ईमू पालन, और यदि बल्लेखंड आ जाए तो बकरी पालन। इसके बाद यमुना लिंक नहर। तो दोस्तों, यमुना लिंक नहर के तहत राजस्थान के शेखावाटी अंचल में स्थित जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनू में पेयजल की व्यवस्था करने का प्रावधान है। तो यमुना लिंक नहर का संबंध किससे है? शेखावाटी से। सीकर की प्रमुख कलाएं, तो सीकर ही नहीं, शेखावाटी अंचल की फ्रेस्को पेंटिंग, फ्रेस्को पेंटिंग जिसको हिंदी में कहते हैं भित्ति चित्रण, फ्रेस्को पेंटिंग या भित्ति चित्रण। इसके अन्य नाम है आरायस या आलागिला। भित्ति चित्रण या आरायस या आलागिला। अब हम समझेंगे ये फ्रेस्को पेंटिंग होती क्या है। दोस्तों, हमारे घरों में दीवारें होती हैं और दीवारों पर जो चित्रकला की जाती है वो क्या कहलाती है? फ्रेस्को पेंटिंग। अरे हमारे गांव में क्या कहते हैं? दीवार को भींत,
और भित्तों पर जो चित्र बनाए जाते हैं, दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? भित्ति चित्र। और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रेस्को पेंटिंग। स्थानीय भाषा में आला गीला या आरायस। तो अगर आ जाए सीकर किसके लिए प्रसिद्ध है या शेखावाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध हैं। ये प्रसिद्ध हवेलियों के बारे में आपको अगले वीडियो में बताएंगे, सीकर के पार्ट 2 में बताएंगे। इसके बाद दूसरा गोटा कनारी, गोटा किनारी या सलमा व सितारा। गोटा किनारी का एक दूसरा नाम है सलमा व सितारा। तो गोटा किनारी या सलमा व सितारा के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो सीकर का खंडेला। सीकर के खंडेला में गोटा किनारी का या सलमा सितारा का सर्वाधिक काम किया जाता है। एक लुगड़ो स्त्रियों का एक पहनावा है, स्त्रियों की एक वेशभूषा है जो शेखावाटी में प्रचलित है, विशेषकर जाट स्त्रियों में लुगड़ो। और यह लुगड़ो उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? पाटोदा। पाटोदा का लुगड़िया प्रसिद्ध है, पाटोदा के लुगड़े प्रसिद्ध हैं। और गोटा किनारी और सलमा सितारा कहाँ के प्रसिद्ध हैं? खंडेला के। तो यह यहाँ की क्या है? मुख्य कला। इसके बाद सीकर से जुड़े महत्वपूर्ण समसामयिक तथ्यों पे हम बात करते हैं। तो जगदीश जी पारिक सीकर के किसान हैं जिन्होंने जैविक खेती में नए नए प्रयोग किए। जैविक खेती में क्या किए? नए नए प्रयोग किए ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो उसके लिए इनको क्या मिला? राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री 2019 से सम्मानित किया गया। और ये कहाँ के हैं? अजीतगढ़, सीकर जिले के अजीतगढ़ के। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है सीकर जिले से, वेरी इंपॉर्टेंट। नेत्रपुरा पंचायत, सीकर जिले की दौद तहसील की नेत्रपुरा पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेत्रपुरा पंचायत कहाँ है? तो दौद तहसील सीकर। और हाल ही में इसको किस पुरस्कार से नवाजा गया? नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार से। फिर आता है शेखावाटी विश्वविद्यालय। अब मैंने आपको बताया शेखावाटी के अंतर्गत राजस्थान के 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। तो शेखावाटी विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भी यही 3 जिले आएंगे, सीकर, चूरू और झुंझुनू। और शेखावाटी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? कटराथल, सीकर। और इसके अधिकार क्षेत्र में कितने जिले आएंगे? 3, सीकर, चूरू और झुंझुनू। इसके बाद अजीतगढ़, सीकर और सनवाड़, उदयपुर। यहां पर औद्योगिक क्षेत्र आप समझते होंगे रिक्को, एक तो अजीतगढ़ रिक्को और एक सनवाड़ रिक्को। सनवाड़ कहाँ है? उदयपुर में। और अजीतगढ़ रिक्को कहाँ है? सीकर में। इन दोनों में आधारभूत क्षेत्रों के विकास के लिए, उन्नयन विकास के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में 934.13 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है कि इन रिक्को परियोजनाओं का क्या किया जाए? जल्द से जल्द विकास किया जाए। सीकर से पूछे जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान का पहला हाईटेक जिला, राजस्थान का पहला हाईटेक जिला, तो आपका उत्तर होगा सीकर। जयपुर रियासत का सबसे बड़ा ठिकाना, जयपुर रियासत का सबसे बड़ा ठिकाना, जयपुर रियासत का सबसे बड़ा ठिकाना, तो भी आपका उत्तर होगा सीकर। राजस्थान का पहला केवीके, राजस्थान का पहला कृषि विकास केंद्र, राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र केवीके, तो फतेहपुर सीकर। राजस्थान का पहला केवीके या कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर शेखावाटी सीकर। राजस्थान का पहला शहीद स्मारक, प्रथम शहीद स्मारक, तो भी आपका उत्तर होगा सीकर। यहां पर एक प्रश्न और आता है, राव राजा कल्याण सिंह सीकर के अंतिम शासक, सीकर के
अंतिम शासक राव राजा कल्याण सिंह। इन्होंने सीकर में एस के कॉलेज, श्री कल्याण कॉलेज, एस के विद्यालय, श्री कल्याण स्कूल, एस के हॉस्पिटल, श्री कल्याण अस्पताल की स्थापना की। सीकर के अंतिम शासक 1954 में इन्होंने क्या किया, अपने समस्त अधिकार राज्य सरकार को सौंप दिए। तो इन्होंने सीकर के लिए क्या किए, कल्याणकारी कार्य किए। और जयपुर रियासत से इनके जो राजकुमार थे हरदयाल जी, उनकी सगाई को लेकर इनके और जयपुर रियासत के शासक मान सिंह जी के बीच विवाद हुआ, जिसको जमुना लाल जी बजाज ने मध्यस्थता करके सुलझाया। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जयपुर के राजा सवाई मान सिंह के साथ किसका विवाद हुआ, तो आपका उत्तर होगा राव राजा कल्याण सिंह का। किसको लेकर, राजकुमार हरदयाल सिंह की सगाई को लेकर। मान सिंह जी ने इनको कहा कि मैं हरदयाल जी को अपने साथ विदेश ले जाना चाहता हूं, लेकिन इन्होंने किसी से वादा किया हुआ था कि इनकी शादी के बाद ही मैं इनको विदेश भेजूंगा। किसको, हरदयाल जी को। तो इन्होंने मना कर दिया कि उनकी शादी होने के बाद ही मैं उनको विदेश भेज सकता हूं। और इस बात को लेकर मान सिंह जी और राव राजा कल्याण सिंह जी के मध्य विवाद हुआ। जयपुर की सेनाएं कहाँ आ गई, सीकर आ गई, और इस विवाद को जमुना लाल जी बजाज ने निपटाया, इस विवाद में मध्यस्थता की। इसके बाद आप एक चीज का ध्यान रखना, शेखावाटी या सीकर की हवेलियां भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं, और इसी कारण इनको राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी, ओपन का मतलब होता है खुले में, आर्ट का मतलब होता है कला, और गैलरी का मतलब होता है यहाँ प्रदर्शन। तो आप एक बात हो, जब भी किसी हवेली को देखोगे तो बाहर से देख के आराम से उसका अंदाजा लगा सकते हो, उसकी कला संस्कृति कला का अंदाजा लगा सकते हो। तो राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी किसे कहा जाता है, तो शेखावाटी की हवेलियों को राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम सीकर के प्रसिद्ध व्यक्तित्व और सीकर के प्रसिद्ध स्थलों, मेलों आदि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यदि मेरे द्वारा इस वीडियो में कोई कमी या त्रुटि रह गई हो तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और यदि पसंद नहीं आए तो डिसलाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आपके कमेंट्स मुझे प्रेरणा देते हैं, तो मैं आशा करता हूं आप लोग अधिक से अधिक कमेंट्स के माध्यम से मेरा हौसला बढ़ाएंगे। जय श्री राम, राम राम।